Hello students, welcome to One Day Law Revision, Module 4, Factories Act 1948. Let's quickly go through the synopsis first. इसमें हम देखेंगे objective of the act, basic definitions, health, safety and welfare measures of employees, of employer for employees, working hours of adults, employment of young persons and women, leaves. So let's get started. Before going with the objective, पहले देखते हैं कि ये एक्ट आया क्यों. अब जब फैक्ट्रीज एक्ट 1948 आया उसके पहले रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, काफ़ी चीज़ें बदली, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ बदली, इंडस्ट्री में काफ़ी ग्रोथ आए. तो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के वजह से क्या हुआ, चेंजेस तो काफ़ी आए बट लेबर एक्सप्लॉयटेशन भी चल रहा था. लेबर का एक्सप्लॉयटेशन मतलब क्या, ज़्यादा काम करवा रहा, कम पे करना, उनको प्रॉपर कंडीशंस में नहीं रखना, उनके वेलफेयर का नहीं सोचना, ओवर टाइम करवाना. सो बहुत सी कंडीशंस मिजरेबल हो गई थी फॉर एम्प्लॉयज़. एक तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है तो एम्प्लॉयर इजीली एम्प्लॉय को एक्सप्लॉइट कर सकता है. सो ये जो इश्यूज़ आ गए थे, जो क्वेश्चन आ रहा था हेल्थ रिलेटेड, एम्प्लॉयज़ की हेल्थ रिलेटेड, उसकी सेफ्टी, उसका वेलफेयर, तो ये सब सोच के गवर्नमेंट ने ये एक्ट को लाया, फैक्ट्रीज एक्ट 1948. के फैक्ट्रीज़ में जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं कैसे उनकी हेल्थ को, उनकी कंडीशंस को हम मेंटेन रखें. तो एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोटेक्ट ह्यूमन बीइंग मतलब एम्प्लॉय फ्रॉम अनड्यूली लॉन्ग आवर्स, जो लॉन्ग आवर्स उनको काम करना पड़ता था, ऑफ बॉडी स्ट्रेन और मैनुअल वर्क. फैक्ट्री में नॉर्मली मैनुअल वर्क होता है जहाँ बॉडी मतलब फिजिकल वर्क ज़्यादा होता है. प्रोवाइड फॉर हेल्थ एंड सैनिटरी कंडीशंस इन द फैक्ट्री, हेल्थ एंड सैनिटरी कंडीशंस. प्रिकॉशंस फॉर द सेफ्टी, वर्कर्स का सेफ्टी की फैक्ट्री में जब वो काम करते थे उनको काफ़ी मशीन्स का यूज़ करना पड़ता है, तो कहीं कुछ एक्सीडेंट ना हो जाए, उनका प्रॉपर सेफ्टी की प्रॉपर फर्स्ट एड किट है क्या, एंड सो ऑन. टू प्रोवाइड फॉर प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स ऑन मशीनरी एंड अदर इक्विपमेंट एंड रेगुलेट एंड कंट्रोल व्हाट इट्स वर्किंग, मतलब फैक्ट्रीज एक्ट का वर्किंग जिस भी फैक्ट्री को एप्लीकेबल है बाय अपॉइंटिंग इंस्पेक्टर, कि एक इंस्पेक्टर को अपॉइंट करेगा स्टेट गवर्नमेंट और वो फंक्शनिंग चेक करेगा. अब ये एक्ट किसको अप्लाई होता है, ये एक्ट हर एक फैक्ट्री को अप्लाई होता है, फैक्ट्री अंडर दिस एक्ट. अब फैक्ट्री का डेफिनेशन हम देखेंगे इस एक्ट में क्या है, अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन M. वो फैक्ट्री के डेफिनेशन देखने के बाद जो भी फैक्ट्रीज उस डेफिनेशन में आती है उन फैक्ट्रीज को ये एक्ट अप्लाई हो जाएगा. ये एक्ट पूरे इंडिया में लगता है इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर. तो पहले अब डेफिनेशंस देखते. सबसे पहले फैक्ट्री का डेफिनेशन क्या है. सिंपली फैक्ट्री वो प्रीमाइसेस है, सिंपल टर्म्स में देखा तो, जहाँ 10 या उससे ज़्यादा लोग एंगेज्ड है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में और वो फैक्ट्री में पावर यूज़ होता है. अगर फैक्ट्री में पावर यूज़ नहीं होता है तो वहाँ 20 या उससे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड है या एंगेज्ड है, तो उस फैक्ट्री को ये डेफिनेशन के अंदर, ये एक्ट के अंदर प्रोविजंस को कंप्लाई करना पड़ेगा. तो एक्ट क्या बोलता है, फैक्ट्री मतलब वो प्रीमाइसेस जहाँ पावर है, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है और 10 से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड है, एंगेज्ड है, या तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जहाँ पावर यूज़ नहीं होता, वहाँ 20 या उससे ज़्यादा लोग एंगेज्ड है, तो वहाँ पे वो फैक्ट्री का डेफिनेशन सेटिस्फाई करेगा वो प्रीमाइसेस और उसको ये एक्ट के प्रोविजंस लग जाएंगे. इट डज़ नॉट इंक्लूड, अब इसमें क्या इंक्लूड नहीं होता, माइन इंक्लूड नहीं होती है, मोबाइल यूनिट बिलोंगिंग टू द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन, रेलवे रनिंग शेड और होटल, रेस्टोरेंट, ईटिंग प्लेसेस, यहाँ ये प्रोविजंस अप्लाई नहीं होती. अगला डेफिनेशन है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कि हमने देखा मैन्युफैक्चरिंग कहाँ देखा, फैक्ट्री में, कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो भी इंसान मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में है, एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. तो अब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, प्रोसेस फॉर मेकिंग, अल्टरिंग, रिपेयरिंग, ऑर्नामेंटिंग, फिनिशिंग, पैकिंग, ऑयलिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, ब्रेकिंग अप, डिमोलिशिंग और अदरवाइज ट्रीटिंग और अडॉप्टिंग एनी आर्टिकल, किसी भी आर्टिकल को बनाना, चेंज करना, रिपेयर करना, उसकी फिनिशिंग देना, पैकिंग देना, ऑयलिंग करना, धोना, डिमोलिश, या ये सारी चीज़ें जब होती है तो हम उसको प्रोसेस बोलेंगे. और हम ये क्यों कर रहे हैं, विद अ व्यू टू यूज़, वो आर्टिकल को यूज़ करने, सेल करने, ट्रांसपोर्ट करने, या डिलीवरी या डिस्पोजल, या तो फिर पंपिंग ऑयल, वाटर और सीवेज और एनी अदर सब्सटेंस, या तो जनरेटिंग, ट्रांसफॉर्मिंग, ट्रांसमिटिंग पावर, कंपोजिंग टाइप्स ऑफ प्रिंटिंग बाय लेटर प्रेस, लिथोग्राफी, फोटोग्राफर और अदर सिमिलर प्रोसेस ऑफ बुक बाइंडिंग, constructing, reconstructing, repairing, refitting, finishing, breaking up ships or vessels,
प्रिजर्विंग और स्टोरिंग एनी आर्टिकल इन कोल्ड स्टोरेज। तो ये सारे प्रोसेस को हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बोलेंगे अंडर सेक्शन 2K। फिर है प्रीमाइसेस। अब हमने क्या बोला था पहले ही डेफिनेशन में, फैक्ट्री मतलब वो प्रीमाइसेस जहां पर्सन्स एंगेज्ड है। तो अब प्रीमाइसेस का डेफिनेशन क्या है? प्रीमाइसेस मतलब क्या? इट्स अ जेनरिक टर्म, मतलब ओपन लैंड या लैंड विद बिल्डिंग या बिल्डिंग अलोन। तो खाली ज़मीन हो या लैंड के ऊपर बिल्डिंग हो या खाली बिल्डिंग भी है तो हम उसको प्रीमाइसेस बोलेंगे। बट प्रेसिडेंस मतलब क्या? यूजुअली अंडरस्टूड अ स्पेस एनक्लोज्ड बाय वॉल। ये वो जगह है जो नॉर्मली वॉल से एनक्लोज्ड है, मतलब इंडोर में भी। प्रीमाइसेस में प्रीमाइसेस कैन बी प्रेसिडेंट बट डज नॉट नेसेसरी मीन दैट प्रीमाइसेस मस्ट ऑलवेज हैव अ प्रेसिडेंस। मतलब प्रीमाइसेस जो है हमारा उसमें वॉल्स रह सकती है अगर बिल्डिंग अलोन है तो। बट प्रीमाइसेस का मीनिंग ये नहीं है कि हमेशा वॉल्स रहना ज़रूरी है। तो some premises may have precedence मतलब walls, but some premises are without precedence. Occupier of factory। अब फैक्ट्री का ऑक्यूपायर कौन है? ये डेफिनेशन दिया है सेक्शन 2N में। ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री मीन्स जिसके पास अल्टीमेट कंट्रोल है ओवर अफेयर्स ऑफ फैक्ट्री। मतलब ऐसा इंसान जिसके पास फैक्ट्री का पूरा अल्टीमेट कंट्रोल है उसको हम ऑक्यूपायर बोलेंगे। अब अगर कोई फर्म है या एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल है तो उनमें से किसी पार्टनर को वो डिसाइड कर सकते हैं या किसी मेंबर को कि वो ऑक्यूपायर बन जाएगा, मतलब जिसके पास अल्टीमेट कंट्रोल है। कंपनी है तो कंपनी का कोई डायरेक्टर उसका ऑक्यूपायर रहेगा। अब अगर फैक्ट्री को सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या कोई लोकल अथॉरिटी कंट्रोल करती है तो फिर उस केस में जो पर्सन को अफेयर्स मैनेज करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी उसको अपॉइंट करेगी एज ऑक्यूपायर तो वो पर्सन फैक्ट्री का ऑक्यूपायर हो जाएगा, द पर्सन मैनेजिंग द अफेयर्स। अब कोई शिप है जिसको रिपेयर करना है या उसका मेंटेनेंस देखना है या ड्राई डॉक है फॉर द हायर ऑफ अवेलेबल फॉर हायर ओनर ऑफ द डॉक शिप या उसका एजेंट, मास्टर या अदर पर्सन इन चार्ज ऑफ द शिप, जो भी पर्सन वो शिप के चार्ज में है और एनी पर्सन हु कॉन्ट्रैक्ट्स विद सच ओनर, तो वो जो एजेंट, मास्टर या ऑफिसर इन चार्ज है उसको हम डीम्ड ऑक्यूपायर मानेंगे। अब ऑक्यूपायर की ड्यूटीज़ क्या है ये दिया है सेक्शन नंबर 7A में। ऑक्यूपायर का क्या काम है कि वो इंश्योर करे कि जो भी वर्कर्स काम करते हैं उसके अंडर उनका हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर प्रॉपरली हो रहा है। उनकी ड्यूटीज़ में क्या क्या आया? ऑक्यूपायर की ड्यूटी है कि प्रॉपर मेंटेनेंस होना चाहिए प्लांट का, मतलब प्लेस ऑफ वर्क जहाँ वर्कर्स काम करते हैं, एंड सिस्टम ऑफ वर्क इन द फैक्ट्री दैट अ सेफ सिस्टम होना विदाउट रिस्क टू हेल्थ। फैक्ट्रीज में प्रॉपर अरेंजमेंट होना फॉर सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉय, एब्सेंस ऑफ रिस्क टू हेल्थ इन कनेक्शन विद द यूज, हैंडलिंग, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ आर्टिकल विदाउट रिस्क, आर्टिकल ट्रांसफर होना चाहिए, हैंडल होना चाहिए। प्रोविजन ऑफ सच इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग एंड सुपरविजन एज आर नेसेसरी टू इंश्योर हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ वर्कर्स। मेंटेनेंस ऑफ ऑल प्लेसेस ऑफ वर्क इन द फैक्ट्री, फैक्ट्री में जो प्लेसेस हैं उनको प्रॉपरली मेंटेन करना इन अ कंडीशन दैट इज सेफ एंड विदाउट रिस्क टू हेल्थ। अब नोटिस बाय ऑक्यूपायर सेक्शन 7। ऑक्यूपायर क्या करेगा? एक रिटर्न नोटिस देगा टू द चीफ इंस्पेक्टर। जो भी हमने बोला था इस एक्ट में एक इंस्पेक्टर रहेगा, वो देखेगा कि प्रॉपर फैक्ट्री अंडर दिस एक्ट है वो प्रॉपरली फंक्शन कर रही है क्या इन रिगार्ड टू हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयर। तो जो इंस्पेक्टर है उसको ऑक्यूपायर एक रिटर्न नोटिस देगा 15 दिन के अंदर, जिस दिन वो ऑक्यूपायर बना कि अब ये प्रीमाइसेस का मैं ऑक्यूपायर हूँ, और 30 दिन के अंदर बिफोर द डेट ऑफ रिजम्पशन ऑफ वर्क इन केस ऑफ सीजनल फैक्ट्री, और अगर सीजनल फैक्ट्री तो 30 दिन के अंदर वो एक रिटर्न नोटिस देगा कि अब से मैं इस फैक्ट्री का ऑक्यूपायर हूँ। अब सीजनल फैक्ट्री क्या है? जो फैक्ट्री साल में 180 डेज से कम पीरियड के लिए चलती है, दैट इज सीजनल फैक्ट्री। मेजर्स प्रोविजंस फॉर हेल्थ। अब हेल्थ रिलेटेड क्या क्या मेजर्स है? वन इज क्लीनलीनेस सेक्शन 11। सेक्शन 11 बात करता है अबाउट क्लीनलीनेस कि फैक्ट्री हमेशा क्लीन होनी चाहिए। अगर कोई एक्यूमुलेटेड डर्ट है या वेस्ट है फ्लोर पे, स्टेयर केसेस पे या पैसेज में, तो उसको डेली रिमूव करना है ऑन डेली बेसिस। फिर वंस इन अ वीक फैक्ट्री शुड बी थरोली क्लीन्ड बाय वॉशिंग विद डिसइंफेक्टेड और सम अदर इफेक्टिव मेथड। वीक में एक बार फैक्ट्री को पूरी तरीके से क्लीन करना है। इफेक्टिव मेथड ऑफ ड्रेनेज, अगर पानी जमा होता है तो ड्रेनेज के इफेक्टिव मेथड होने चाहिए फॉर रिमूविंग वाटर टू द एक्सटेंट पॉसिबल। अगर कोई वाटर ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फ्लोर पे कलेक्ट होता है तो। फिर अगर वाइट वॉश है या कलर वॉश है फैक्ट्री में तो वो बार बार करना है, एटलीस्ट वंस इन एवरी 14 मंथ्स। फिर अगर सरफेस को पेंट किया है या वार्निश किया है,
अगर जो सरफेस है उसको हमने पेंट किया है, वार्निश किया है, रिपेयर किया है, तो उसका रिपेयरिंग हर 5 साल में एक बार चेक करना है। वॉशेबल वाटर पेंट है तो उसको हर 3 साल में पेंट करना है। डोर्स, विंडोज़, अदर फ्रेमवर्क्स जो वुडन या मेटालिक के हैं उसको हर 5 साल में चेक करते रहना है। और जिस दिन ये सब हो रहा है उसका डेट एक प्रॉपर रजिस्टर में मेंटेन करो कि तुमको समझेगा कि तुमने लास्ट टाइम कब पेंट किया था या कब चेक किया था। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट को क्या लगता है कि कोई फैक्ट्री अगर पर्टिकुलर चीज़ों को कंप्लाई नहीं करे रिक्वायरमेंट को, तो वो उस फैक्ट्री को एग्जेम्प्ट कर सकती है, बट उनको कुछ अल्टरनेटिव मेथड देगी कि किस तरीके से फैक्ट्री को क्लीन कर सकते हैं। फिर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड इफ्लुएंस सेक्शन 12 की जो वेस्ट है, फैक्ट्री से जो वेस्ट निकलता है उसका प्रॉपरली ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है ताकि उसके वजह से किसी की हेल्थ पे प्रॉब्लम ना आए। वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर, जिस फैक्ट्री में हम काम कर रहे हैं उसका एडिक्वेट वेंटिलेशन होना चाहिए, मतलब वहाँ पे फ्रेश एयर आना चाहिए। डस्ट एंड फ्यूम, अगर डस्ट एंड फ्यूम है तो केमिकल या जो भी प्रोसेस है उससे वो डस्ट को निकालो ताकि ब्रीदिंग वगैरह में किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए। आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन, ह्यूमिडिफिकेशन मतलब क्या, मॉइस्चर, जो एयर में जो मॉइस्चर रहता है ना हम उसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो आर्टिफिशियली अगर वो बढ़ गया है फैक्ट्री में तो कुछ रूल्स बना लो कि किस लेवल के ऊपर नहीं बढ़ना है, कैसे वेंटिलेशन को लाना है, कूलिंग द एयर इन द वर्क रूम एंड सो ऑन। ओवर क्राउडिंग, अगर एक ही प्रेमाइसिस में बहुत सारे लोग हैं तो उसकी वजह से इंजूरी टू हेल्थ होता है, उस वजह से इंजूरी टू हेल्थ हो सकता है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है कि उसको कैसे कम कर सकते हैं। मिनिमम वर्किंग स्पेस फॉर ईच वर्कर एज 14.2 cubic meter of space per worker in every room. For calculating the work area, space more than 4.2 meter above the level of flow will not be taken into consideration. लाइटनिंग की प्रॉपर लाइटनिंग है क्या जहाँ वर्कर्स काम कर रहे हैं। ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग फैसिलिटीज़ है क्या आसपास में। फिर जहाँ 250 से ज़्यादा वर्कर्स है ऑर्डिनरीली एम्प्लॉयड, इफेक्टिव अरेंजमेंट शुड बी मेड फॉर कूलिंग ड्रिंकिंग वाटर ड्यूरिंग हॉट वेदर, कि जहाँ गर्म चल रहा है, समर चल रहा है, तो वहाँ पे प्रॉपर ठंडे पानी की व्यवस्था है क्या, ये सब काम है। फिर लैट्रिन्स एंड यूरिनल्स के सेपरेट अरेंजमेंट्स है क्या मेल और फीमेल के लिए। जहाँ मोर देन 250 वर्कर्स नॉर्मली एम्प्लॉयड रहते हैं वहाँ उस फैक्ट्री में फ्लोर, वॉल्स, सैनिटरी पैंस ये सब है क्या, दैट शुड बी वॉश्ड एंड क्लीन एटलीस्ट 7 डेज में एक बार तो भी प्रॉपरली उसका क्लीन करना है, वॉश करवाना है। स्पिट ऑन्स, प्रॉपर नंबर ऑफ स्पिट ऑन्स है क्या, कोई भी पर्सन प्रीमाइसेस में ऐसे ही कहीं भी स्पिट नहीं कर सकता है, यू नो काफ़ी डिसीजेज उससे भी फैलती है एंड प्रीमाइसेस भी गंदा लगता है, क्लीन नहीं लगता। अगर किसी ने फिर भी किया है तो तुम उसको फाइन लगा सकते हो इन द केस ऑफ वायलेशन सेक्शन 20। फिर मेजर्स टू बी टेकन बाय फैक्ट्रीज फॉर सेफ्टी, अभी हमने कौन से मेजर्स देखे, हेल्थ रिलेटेड, अब हम देखेंगे सेफ्टी रिलेटेड कि सेफ्टी रिलेटेड मेजर्स क्या है। तो फर्स्ट है सेक्शन नंबर 21 फेंसिंग ऑफ मशीनरी, कि मशीनरी का अगर कुछ पार्ट मूव होता है तो या उसका कुछ हेड है, कुछ टेल है जो मूव होता रहता है, उसकी वजह से किसी एम्प्लॉय को लग न जाए, इसलिए उसका प्रॉपर फेंसिंग होना इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 22 सेफ्टी मेजर्स इन केस ऑफ वर्क ऑन और नियर मशीनरी इन मोशन, जो भी मशीनरी इन मोशन है मतलब जो मशीनरी का मूवमेंट हो रहा है काफ़ी, तो वहाँ जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी सेफ्टी। सेक्शन 23 एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन्स ऑन डेंजरस मशीन, यंग पर्सन्स क्या है इसका डेफिनेशन हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। सेक्शन 24 स्ट्राइकिंग गियर एंड डिवाइसेस फॉर कटिंग ऑफ पावर। सेक्शन 25 सेल्फ एक्टिंग मशीन्स। सेक्शन 26 केसिंग ऑफ न्यू मशीनरी, अगर डिफॉल्ट हुआ है तो देयर विल बी अ पनिशमेंट विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 months, या तो फाइन विच में एक्सटेंड टू 500, या तो बोथ। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन नियर कॉटन ओपनर्स। सेक्शन 27 क्या बोला है, जहाँ फैक्ट्री में कॉटन ओपनर्स है वहाँ पे वुमेन या चिल्ड्रन का जाना मना कर दो। फिर उसके बाद हॉइस्ट एंड लिफ्ट सेक्शन 28, अगर लिफ्ट वगैरह है कहीं काम चल रहा है तो प्रॉपर एडिक्वेट, मतलब अगर लिफ्ट का काम वगैरह चल रहा है तो वहाँ गड्ढा वगैरह होता है तो कोई एम्प्लॉय गिर ना जाए वगैरह, उसको इन्फॉर्म करो, रजिस्टर मेंटेन करो। लिफ्टिंग मशीन्स, चेन्स, रोप्स एंड लिफ्टिंग टैकल्स, जहाँ फैक्ट्री में काम ऐसे लिफ्ट के थ्रू वर्कर्स को ऊपर भेज के होता है, चेन्स होती है, रोप्स होती है, वहाँ भी एम्प्लॉय की सेफ्टी का ध्यान रखो। ऑल पार्ट्स इंक्लूडिंग द वर्किंग गियर वेदर फिक्स्ड और मूवेबल, गुड कंस्ट्रक्शन, साउंड मटेरियल, एडिक्वेट स्ट्रेंथ, ये सब होना ज़रूरी है ताकि एम्प्लॉयर की सेफ्टी पे कोई क्वेश्चन ना हो। और इसका प्रॉपरली एग्जामिनेशन भी ज़रूरी है कि कभी भी कोई मशीन का ब्रेक डाउन हो गया एंड किसी को लग गया तो
हो सकता है तो 12 महीने में या जो भी इंटरवल है जो चीफ इंस्पेक्टर को प्रॉपर लगती है, उस इंटरवल में तुमको बार बार चीज़ें एग्जामाइन करनी है, उसका रजिस्टर मेंटेन करना है कि लास्ट टाइम तुमने मशीनरी कब चेक की थी। अब उसके बाद मेजर्स प्रोविजंस फॉर वेलफेयर। सबसे पहले हमने हेल्थ देखा, फिर सेफ्टी देखा, अब हम देख रहे हैं वेलफेयर। वेलफेयर कैसे होगा, उसके लिए सबसे पहले वॉशिंग फैसिलिटीज़ की प्रॉपर वॉशिंग फैसिलिटीज़ दो वर्कर्स के लिए, मेल फीमेल का अलग। फैसिलिटी फॉर स्टोरिंग एंड ड्राइंग क्लोथ्स, अगर वहीं वो लोग रुक रहे तो उनके लिए प्रॉपर जो वो कपड़े पहनते हैं उसका स्टोर या ड्राई करने के लिए एरिया होना चाहिए। फैसिलिटीज़ फॉर सिटिंग, कि कुछ एम्प्लॉयज़ को थोड़ा टाइम बैठने के लिए या रेस्ट करने के लिए सिटिंग फैसिलिटीज़ होनी चाहिए प्रॉपरली। फर्स्ट एड अप्लायंसेस, जहाँ किसी प्रेमाइसिस पे एक टाइम पे 150 वर्कर्स या उससे ज़्यादा काम करते तो फॉर एवरी 150 वर्कर तुम्हारे पास फर्स्ट एड किट होना ज़रूरी है। कैंटीन्स, जहाँ एक टाइम पे मोर देन 250 वर्कर्स है तो वहाँ उस प्रेमाइसिस में, उस फैक्ट्री में कैंटीन रहना ज़रूरी है। अब कैंटीन में जब तुम फूड मेंटेन कर रहे हो तो एक रजिस्टर में मेंटेन करना है कि डेट बाय विच द कैंटीन शैल बी प्रोवाइडेड, फिर उसके बाद कब से वो फूड आया, कंस्ट्रक्शन, अकोमोडेशन, उसका फर्नीचर कैसा रहेगा, फूड स्टफ्स क्या क्या सर्व होंगे, चार्जेस क्या रहेंगे, फिर कोई मैनेजिंग कमेटी जो उस कैंटीन को रिप्रेजेंट करेगी और मैनेज करेगी। फिर उसके बाद शेल्टर्स, रेस्ट रूम्स, लंच रूम फॉर मोर देन 150 वर्कर्स, जहाँ मोर देन 150 वर्कर्स है, डे नाइट शिफ्ट है, वहाँ शेल्टर्स रहना चाहिए, रेस्ट रूम्स, लंच रूम्स। क्रीचर्स, मोर देन 30 वुमेन वर्कर्स, अगर प्रीमाइसेस में 30 वुमेन से ज़्यादा है तो उनके बच्चों के लिए क्रीचर्स बनाएंगे हम ताकि वो वहाँ रुक सके, फिर उनको प्रॉपरली मिल्क वगैरह फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी। वेलफेयर ऑफिसर्स, जहाँ 500 से ज़्यादा वर्कर्स एक टाइम पे एक फैक्ट्री में काम करते हैं तो एक स्पेशल पर्सन अपॉइंट होगा वेलफेयर ऑफिसर, जिसका काम रहेगा कि वर्कर्स के वेलफेयर के लिए वो काम करें अंडर सेक्शन 49। फिर वेलफेयर मेजर्स इन समरी, अब जो मशीन से दैट शुड बी प्रॉपरली फेंच्ड टू प्रोटेक्ट वर्कर्स व्हेन मशीनरी इज इन मोशन। हॉइस्ट एंड लिफ्ट शुड बी इन गुड कंडीशन एंड टेस्टेड पीरियडिकली, जो हमने देखा 12 मंथ्स और पीरियड एज में बी स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 28। प्रेशर प्लांट शुड बी चेक्ड एज पर रूल्स सेक्शन 31। जो फ्लोर, स्टेयर्स, मीन्स ऑफ एक्सेस है दैट शुड बी ऑफ साउंड कंस्ट्रक्शन, कि जहाँ तुम मशीनरी तक जा पा रहे हो, फ्लोर है, स्टेयर्स है, उसका कंस्ट्रक्शन प्रॉपरली होना ज़रूरी है, फ्री फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शंस सेक्शन 32। प्रोटेक्शन ऑफ आइस, जहाँ केमिकल्स वगैरह का यूज़ हो रहा है या कुछ जलने वाला काम है जहाँ आइस को प्रॉब्लम हो सकता है तो आइस के प्रोटेक्शन के लिए कुछ तो पहनाना है, ग्लासेस और वॉटेवर। फिर सेक्शन 36 प्रिकॉशंस अगेंस्ट डेंजरस डस्ट, गैस, फेम्स, अगर कोई गैस है, फेम है, डेंजरस डस्ट है तो उसके अगेंस्ट प्रिकॉशंस कैसे लेने हैं, सेक्शन 36। अगर कोई हजारस सब्सटेंस है तो एडिशनल सेफ्टी मेजर्स, सेक्शन 37। सेक्शन 38 अबाउट एडिक्वेट फायर फाइटिंग इक्विपमेंट शुड बी अवेलेबल, कि अगर आग लग गई तो एक्सटिंग्विशर वगैरह एडिक्वेट अमाउंट में होना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आग की वजह से सब एम्प्लॉय को प्रॉब्लम हो सकता है, दे में इवन डाई। सेक्शन 40 सेफ्टी ऑफिसर शुड बी अपॉइंटेड अगर नंबर ऑफ वर्कर्स इन फैक्ट्री 1000 से ज़्यादा है, और वेलफेयर ऑफिसर कब था, जब नंबर ऑफ वर्कर्स एक टाइम पे 500 या उससे ज़्यादा है तो सेक्शन 49 बोलता है कि वेलफेयर ऑफिसर अपॉइंट करो, बट अगर 1000 या उससे ज़्यादा है तो एक सेफ्टी ऑफिसर भी अपॉइंट करना ज़रूरी है। वर्किंग आवर्स, अब किसी भी वर्कर को तुम 9 घंटे से ज़्यादा के लिए किसी दिन में एम्प्लॉय नहीं कर सकते, और वर्कर का वीकली टोटल 48 आवर्स के ऊपर नहीं हो सकता, और हर 5 घंटे में उसको 1.5 घंटे का रेस्ट मिलना चाहिए। टोटल पीरियड ऑफ रेस्ट इंटरवल कैन नॉट बी मोर देन 10.5 इन अ वीक। फिर वीकली हॉलीडे कंपलसरी है, अगर तुम वीकली हॉलीडे पे भी काम करवा रहे हो तो उसको हॉलीडे मिलना चाहिए ऑन वन ऑफ द 3 days इमीडिएटली आफ्टर नॉर्मल डेज ऑफ हॉलीडे। कि अगर फॉर एग्जांपल वीकली हॉलीडे हमारे केस में संडे है, अगर तुमने संडे को भी काम कराया तो फिर आगे के 3 दिन मतलब मंडे से वेडनेसडे में से एक दिन उसको छुट्टी देना पड़ेगा। अगर वुमेन काम कर रही है तो वुमेन को सुबह 6 के पहले या तो शाम को 7 के बाद तुम काम नहीं करवा सकते। स्टेट गवर्नमेंट एग्जम्पशंस दे सकती है, बट किसी भी वुमेन को तुम रात के 10 से सुबह के 5 के बीच में काम नहीं करवा सकते। शिफ्ट चेंजेस कैन बी डन ओनली आफ्टर वीकली और अदर हॉलीडे एंड नॉट इन बिटवीन। शिफ्ट चेंजेस वीकली या हॉलीडे बेसिस पे हो सकते हैं बट बीच में नहीं हो सकते। यंग पर्सन अडल्ट, यंग पर्सन कौन है, जो चाइल्ड भी नहीं है एडोलसेंट भी नहीं है। चाइल्ड कौन है,
जो 14 के ऊपर है बट बिलो 15, क्योंकि 14 के नीचे तो हम किसी चाइल्ड से काम करवा ही नहीं सकते, तो हमारे लिए चाइल्ड कौन रहेगा, जो 14 साल के ऊपर है बट बिलो 15 ईयर्स। एडोलसेंट मतलब जो 15 साल से 18 साल तक है, और अडल्ट मतलब जो 18 के ऊपर है, और यंग पर्सन क्या है, जो चाइल्ड भी नहीं है एडोलसेंट भी नहीं है। एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स कैनॉट बी एम्प्लॉयड। 14 से 15 साल तक के बच्चों को हम एम्प्लॉय कर सकते हैं बट ओनली फॉर 4.5 आवर्स पर डे, बट वहाँ प्रॉपर एक सर्टिफिकेशन लगेगा फ्रॉम द सर्टिफाइंग सर्जन कि ही इज़ फिट टू बी एम्प्लॉयड इन द फैक्ट्री। ही कैन नॉट बी एम्प्लॉयड ड्यूरिंग नाइट, 10 बजे से सुबह 6 बजे तक उसको हम एम्प्लॉय नहीं कर सकते, एंड ही कैन बी एम्प्लॉयड ओनली फॉर 4.5 आवर्स इन अ डे। फिर जो 15 से 18 साल तक के एडोलसेंट है उनको हम एम्प्लॉय कर सकते हैं एज अडल्ट अगर उनका फिटनेस सर्टिफिकेट हमारे पास है कि वो पूरा दिन काम कर सकते। सर्टिफिकेट विल बी इशूड बाय अ सर्टिफाइंग सर्जन। और जो एडोलसेंट है उसको हम शाम के 7 से सुबह के 6 के बीच में काम नहीं करवा सकते। फिर ओवर टाइम वेजेस, अगर किसी वर्कर को किसी दिन 9 घंटे के ऊपर काम करवाया या पूरे वीक में 48 आवर्स के ऊपर काम करवाया तो ओवर टाइम वेजेस पे करने पड़ेंगे एट डबल द रेट ऑफ नॉर्मल वेज, कि अगर नॉर्मल वेज रेट 1000 है तो ओवर टाइम का 2000 हो जाएगा। ओवर टाइम वेजेस आर नॉट पेबल ऑन टूर, जब कोई बंदा टूर पे जाता है तो उस टाइम पे ओवर टाइम वेजेस पे नहीं होते। टोटल वर्किंग आवर्स इंक्लूडिंग ओवर टाइम शैल नॉट एक्सीड 60 आवर्स इन अ वीक। ये 48 के ऊपर जाओगे तो ओवर टाइम, बट कभी भी 60 आवर्स के ऊपर हम नहीं जा सकते। टोटल ओवर टाइम आवर्स इन अ क्वार्टर शुड नॉट एक्सीड 50 आवर्स। टोटल इन अ क्वार्टर 50 आवर्स के ऊपर नहीं हो सकता है, मतलब 48 आवर्स का एक वीक है उसके ऊपर अगर तुम काम कर रहे हो तो वो बढ़ के 50 के ऊपर नहीं जा सकता। मतलब टोटल ओवर टाइम 48 के ऊपर के आवर्स इन अ क्वार्टर कैनॉट इंक्रीज, कैनॉट एक्सीड 50 आवर्स। लीव, अब वर्कर को लीव मिलेगा इन एवरी कैलेंडर ईयर, एनुअल लीव विथ वेजेस एट द रेट ऑफ डे फॉर एवरी 20 days ऑफ वर्क performed in the previous calendar year provided that he has worked for 240 days or more in the previous calendar year। अगर पिछले कैलेंडर ईयर में उसने 240 दिन या उससे ज़्यादा काम किया है तो उसको 20 दिन की छुट्टी मिलेगी विथ वेजेस। चिल्ड्रन जो अबव 14 है बट बिलो 15 है उसको 1 दिन की छुट्टी मिलेगी विथ वेजेस फॉर एवरी 15 days। हर 15 दिन काम करने पे उसको 1 दिन की छुट्टी मिलेगी। While calculating 240 days earned leaves, maternity leave up to 12 weeks and layoff days will be considered, but leave shall not be earned on those days। ये जो 240 डेज है उसमें हम मैटरनिटी लीव के जो 12 हफ्ते है उसको इंक्लूड करेंगे, या ले ऑफ डेज विल बी कंसिडर्ड बट लीव विल नॉट बी अर्नड ऑन दिस डेज। मतलब ये 240 में हम ये 12 हफ्ते इंक्लूड करेंगे बट इस पे लीव नहीं मिलेगा। लीव कैन बी एक्यूमुलेटेड अप टू 30 डेज, 30 डेज तक लीव को एक्यूमुलेट कर सकते हैं इन केस ऑफ अडल्ट और 40 डेज तक इन केस ऑफ चाइल्ड। आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 काफ़ी ईजी टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है। इट टॉक्स अबाउट सेफ्टी, हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉय। एक बार सिनॉप्सिस देखते हैं। हमने ऑब्जेक्टिव कवर किया, बेसिक डेफिनेशंस, हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर मेजर्स ऑफ एम्प्लॉयर फॉर द एम्प्लॉयज, वर्किंग आवर्स ऑफ अडल्ट्स, एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन, वुमेन, एडोलेसेंट, चाइल्ड, उनके लीव्स, ओवर टाइम। So I hope you are clear with the topic. Thank you.